सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपने YouTube चैनल पर विद्यार्थियों के हितार्थ एक नया विषय जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार जोड़ा गया है, उसका नाम है आनंदम। आप आनंदम देख सकते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये आनंदम, ये एक नया विषय है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अमिता सारस्वत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महाविद्यालय में आनंदम का नोडल बनाया और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि विद्यार्थियों के लाभ हेतु एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो इस नए विषय को समझने में उनकी मदद कर सके। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थी शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और इस नए विषय में क्या है ये सारी चीज़ें समझने की चेष्टा करें। देखिए, मैं शुरुआत में इसे बता दूं कि ये आनंदम विषय एक अनिवार्य विषय है। अनिवार्य विषय उसी तरह है जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय हैं, लेकिन हिंदी अंग्रेजी के अनिवार्य विषय होने के बावजूद भी उसके अंक हैं वो हमारे जो प्रतिशत यानी जो श्रेणी सुधार है, प्रतिशत अंकों में उसकी गणना नहीं होती है, लेकिन आनंदम के जो अंक हैं वो प्रतिशत सुधारने हेतु इसके अंक जोड़े जाएंगे। मैं बता दूं कि इसके कुल 100 अंक होंगे। तो इसके जो 100 अंक हैं वो यदि आपके पाठ्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो वो आपके श्रेणी सुधार हेतु बहुत ही लाभदायक होंगे। आनंदम है क्या? अब जबकि ये एक नया विषय है, इसलिए इस पर गहराई से चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखिए, आनंदम विषय जो हमारी उच्च शिक्षा सचिव हैं श्रीमती सुचि शर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के माध्यम से जोड़ा गया है। सुचि शर्मा जी ने जो आनंदम की एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, जो पीपीटी बनाई है, जो दिशा निर्देश आनंदम के आए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं विद्यार्थियों को सूचित कर रहा हूं कि आनंदम आखिर है क्या। तो जो ये अनिवार्य विषय हमने आपको बताया, जिसमें कि सभी विद्यार्थियों को जुड़ना ही होगा। विद्यार्थी ध्यान दें, वर्ष 2020 और 21 में इस साल जो कि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए उसके दिशा निर्देश के अनुसार कोविड-19 की पालना करते हुए इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। और उसमें किन किन विद्यार्थियों को शामिल होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष, यानी आप देख लीजिए, यानी स्नातक के प्रथम वर्ष के स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर ये भी स्नातकोत्तर पूर्वार्ध, इन दोनों कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं इसमें जुड़ेंगे। तो इनको करना क्या है? अब आनंदम में जोड़ने हेतु आप देखिए, महाविद्यालय स्तर पर आनंदम में जुड़ने हेतु एक 10 से 12 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप का एक मेंटोर निर्धारित किया जाएगा। आपके महाविद्यालय के जो आपके जितने भी गुरुजन हैं वो 10 से 12 के जो ग्रुप बनेंगे उनके मेंटोर होंगे और उन मेंटोर के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि किस तरह से इसमें हमें आगे बढ़ना है। तो मैं इसको थोड़ा सा सरल तरीके से आपको बता दूं
कि आनंदम केवल और केवल 2020-21 में तो बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम वर्ष हेतु लागू किया जाएगा। रही बात इसको लागू करने की, तो इसी सत्र से इसे लागू कर दिया गया है। इसी सत्र से इसकी जो अंत में जो आपके अंक जोड़े जाएंगे, परीक्षा के साथ साथ जो आपकी जो अंक तालिका है उसमें भी इसका वर्णन होगा कि कितने अंक हमें इसमें मिले हैं, तो वो आपके जो श्रेणी सुधार है आपके उसमें जोड़े जाएंगे। तो मैं विद्यार्थियों आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको जुड़ना अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपके अंक हैं वो कट जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। ये जो कार्यक्रम है 2 स्तर पर काम करेगा, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और एक समूह स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर यानी एक व्यक्ति को वो कार्य करना है, और समूह स्तर पर यानी एक ग्रुप में ग्रुप बना दिया। मैंने अभी आपको बताया था 8 से 10 का ग्रुप, 8 से 12 तक का ग्रुप भी बन सकता है यदि विद्यार्थी उसमें सेक्शन के हिसाब से देख लेंगे मेंटोर्स आपके कि किस तरह से इसमें काम करना है। तो इसमें करना क्या होगा आपको, वो क्योंकि ये नया विषय है इसलिए प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि इसमें आखिर करना क्या है। तो करना ये होगा कि विद्यार्थियों को ये आनंदम विषय उनके सर्वांगीण विकास हेतु लागू किया गया है। आनंदम क्या है, यदि मैं आप लोगों से इस प्रश्न का जवाब दूं कि आनंदम आखिर है क्या, तो आनंदम एक आवश्यक विषय है जो प्रत्येक विद्यार्थी के साथ जुड़ेगा, अर्थात हर विद्यार्थी को उसमें संलग्न होना पड़ेगा। जो अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसमें जुड़ सकते हैं, बीए द्वितीय वर्ष, बीए बीएससी यानी स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और एमए उत्तरार्ध, एमएससी उत्तरार्ध और एमकॉम उत्तरार्ध के विद्यार्थी भी इसमें जुड़ सकते हैं। वो स्वेच्छा से अपने प्रोजेक्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं जिससे उन्हें एक प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन इन विद्यार्थियों के अंक नहीं जुड़ेंगे। एक बार मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं इस चीज को कि इसमें कौन जुड़ेगा, केवल स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ही इसमें जुड़ सकेंगे। अब देखिए ये जो विषय है इसका उद्देश्य क्या है मैं बता दूं आपको। तो विद्यार्थियों इसका उद्देश्य ये है कि इसके आनंदम क्या कर सकता है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए इसका कोई न कोई उद्देश्य रखा गया है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों को समाज से जोड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए उनको उत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। तथा छात्रों को देने और साझा करने की जो नीति है, यानी जॉय ऑफ गिविंग, कि किसी को हम कुछ दें, क्या दें, पैसे नहीं देने हमें किसी को, हमें किसी को सम्मान देना है, किसी का मान रखना है, किसी की मदद करनी है, किसी का सहयोग करना है। तो ये देने और साझा करने की जो खुशी है उस थीम पर आधारित है। इसलिए विद्यार्थियों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना ही इस आनंदम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो विद्यार्थी आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ही समाज के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं, तो उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए ये प्रयास है। इससे जुड़कर क्या होगा, इससे जुड़ने के बाद विद्यार्थी में रचनात्मक और संवेदनशीलता प्रकट करने का उन्हें सुअवसर मिल सकेगा। तो यदि एक प्रश्न ये भी उठता है कि आनंदम जो विषय है ये छात्रों को किस तरह से मदद करेगा, प्रश्न उठ सकता है। तो ये किस तरह से मदद करेगा, मैं आपको जो इसका एक सीधा साधा जवाब हो सकता है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो विषय है पूरी तरह से देने और साझा करने की जो खुशी है, मैंने आपको बताया था कि जॉय ऑफ गिविंग, उस देने की खुशी पर आधारित है। इसलिए यह न केवल छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि इससे उसके नेतृत्व गुण, लीडरशिप भी उसमें डेवलप होगा, वो भी उससे निखरेगा।
और इससे उनके कैरियर की संभावनाएं और भी ज्यादा प्रबल हो सकेंगी। यानी कहने का अर्थ है मोटे तौर से कि ये पूरी तरह से विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने और रचनात्मक बनाने की एक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। अब हम एक और प्रश्न खड़ा होता है इस पर कि आनंदम विषय का सिलेबस क्या है। तो विद्यार्थी एकदम से जिज्ञासा उनमें उत्पन्न हो सकती है कि इसका आखिर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है? आनंदम विषय का संपूर्ण सिलेबस क्या है? छात्र द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर किए गए कार्य ही, अच्छे कार्य ही एक तरह से उसका सिलेबस है। जो अच्छे कार्य वो व्यक्तिगत स्तर पर करेगा, खुद करेगा, और समूह स्तर पर यानी जिन विद्यार्थियों के साथ उनका समूह बना दिया गया है उनको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस प्रोजेक्ट में जो भी उसकी सिनॉप्सिस बनेगी वो आपके मेंटोर्स आपको सिनॉप्सिस बनाने में मदद करेंगे। वो सिनॉप्सिस है वो किस तरह से बन सकती है मैं आप लोगों को बता दूं। गौर से आप इस चीज को देख लें कि मेंटोर्स जो हैं वो आपको निर्देशित करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी किसी कॉलोनी, किसी क्षेत्र, किसी संस्था को अपनाकर समूहों में वहां जाएं और वहां की जो साक्षरता संबंधी कोई बात है, वहाँ की जो स्वच्छता संबंधी कोई बात है, वहाँ का स्वास्थ्य संबंधी जो व्यक्तियों का स्वास्थ्य है उस पर कोई प्रोजेक्ट आपने बना लिया, या वृक्षारोपण है, ये जो है पर्यावरण है, इस पर, इन सब चीज़ों पर आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार करें और अपना मेंटोर से निर्देश लेते हुए इसे वर्ष के अंत में इसे प्रस्तुत करना होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसको कहाँ जमा कराएं। तो ये आपको आपके मेंटोर्स के माध्यम से आपको वहीं जमा करानी होगी, मेंटोर्स को। ठीक है। अब ये नया विषय है तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न मैं खुद ही ले लेता हूँ जिससे कि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए। लेकिन यदि फिर भी कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे लिख दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूं। इस विषय के अधिकतम अंक क्या होंगे? इस विषय के अधिकतम अंक 100 अंक होंगे जो कि आपकी जो प्रति सप्ताह है उसमें जोड़े जाएंगे। क्या इस विषय की लिखित परीक्षा भी होगी? प्रश्न खड़ा होता है। तो इसका जवाब यही है कि इस विषय की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मूल्यांकन है वो व्यक्तिगत गतिविधि और जो सामूहिक गतिविधि आप लोग करेंगे उसी पर आधारित है। इस विषय के अंक मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक क्रेडिट विषय है जिसके अंक आपके विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे। क्या विषय में प्राप्त अंक या कुल प्रतिशत को प्रभावित करेंगे? ये प्रश्न है। जी हाँ, इस विषय के जो अंक है वो अन्य 3 विषयों के साथ अंक जोड़े जाएंगे जिससे कि वो प्रतिशत को प्रभावित करेंगे। आनंदम का शुल्क क्या है? अब कितने पैसे लगेंगे आनंदम लेने में? तो आनंदम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आनंदम बिल्कुल ही महाविद्यालय स्तर पर एकदम निःशुल्क है विद्यार्थियों, इसलिए आपको इसमें जुड़ने की आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो सभी विद्यार्थी इससे जुड़े और लाभान्वित हों। इस विषय के तहत छात्र को किस तरह की गतिविधि करनी होगी? क्या क्या करना होगा छात्र के सामने, ये प्रश्न है। तो इसमें विद्यार्थियों को 2 तरह की गतिविधियां करनी होंगी। कौन कौन सी गतिविधियां करनी होंगी? व्यक्तिगत गतिविधियां और समूह की गतिविधियां। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। व्यक्तिगत गतिविधियां और समूह की गतिविधियां। व्यक्तिगत गतिविधि और दूसरी है समूह गतिविधि। तो व्यक्तिगत और समूह गतिविधि के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अब व्यक्तिगत गतिविधि से क्या अभिप्राय है? जो ये पहली व्यक्तिगत गतिविधि है इससे क्या अभिप्राय है ये आप देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि व्यक्तिगत गतिविधि क्या है। इसका व्यक्तिगत
जो व्यक्तिगत जो गतिविधि है उसका अभिप्राय ये है कि विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित या फिर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना ही उसकी व्यक्तिगत गतिविधि है। अर्थात उस विद्यार्थी के द्वारा नियमित रूप से रोजाना कोई एक अच्छा कार्य करना पड़ेगा। किसी जरूरतमंद की मदद कर दो या फिर कोई एक समाज के हित का कोई ऐसा कार्य कर दो जो आपको आनंद प्रदान करे, इसी का नाम आनंदम है। तो ये हो गया व्यक्तिगत गतिविधि। इसी तरह है समूह गतिविधि। समूह गतिविधि में आपको क्या करना होगा कि इसमें 8 से 10 के ग्रुप में छात्रों को जोड़ा जाएगा और जो ये समूह बनेगा, इस समूह में जो आप विद्यार्थी शामिल होंगे वो समाज के विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्ति जो है उनको लाभ पहुंचाने हेतु एक ऐसी परियोजना बनाएंगे जो उन्हें लाभान्वित कर सके। तो ये है आपकी समूह परियोजना, ये है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जमा करानी होगी जिससे कि आपको जो अनिवार्य अंक है वो मिल सके। अब देखिए जो व्यक्तिगत गतिविधि है वो कैसे दर्ज की जाएगी, कि व्यक्तिगत गतिविधि का रिकॉर्ड क्या होगा। तो मैं बता दूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गतिविधि के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। डायरी, ये डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी व्यक्तिगत गतिविधि है। तो उस डायरी में क्या करना पड़ेगा आपको, उस दैनिक डायरी में आपको आपके द्वारा रोजाना दैनिक जीवन में किए गए अच्छे कार्य का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आज मैंने ये कार्य किया। आप उसमें क्या करेंगे, लिखित रूप में उसे नोट कर लेंगे। और जो समूह की जो ग्रुप में जो आपका जो समूह बनाया है वो उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके साथ ही इसे मेंटोर के पास जमा करवा देंगे। यानी मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि व्यक्तिगत गतिविधि के लिए आपको डायरी लिखनी पड़ेगी, रोजाना एक अच्छे कार्य को उसमें दर्ज करना होगा। और समूह गतिविधि के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट आप अपने मेंटर्स के माध्यम से उनकी सलाह के अनुसार बना लेंगे और साल के अंत में उसे भी क्या कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। अब कितने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे ये भी प्रश्न खड़ा होता है। तो छात्र का जो समूह है, जो ग्रुप बनेगा, उन्हें साल के अंत में एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होगा जो कि वर्ष के अंत में उन्हें जमा कराना होगा अपने मेंटोर्स के पास। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आनंदम दिवस क्या है। आनंदम दिवस क्या है, आप इसको भी आप देख लें अच्छे से कि आनंदम दिवस वह दिन है, कौन सा दिन है, जो हर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। यानी हर महीने में ये आनंदम दिवस मनेगा, अंतिम सप्ताह में, वीकेंड पर मनाया जाएगा। और इस दिन सभी छात्र समूह क्या क्या करेंगे, सभी जो आनंदम में जुड़े हुए छात्र हैं वो क्या करेंगे, इस दिन सभी छात्र समूह अपनी परियोजनाओं की प्रगति, उसकी रिपोर्ट, पोस्टर आदि के माध्यम से उसे प्रदर्शित करेंगे। और देने की खुशी, देने और साझा करने की जो खुशी है, मैंने आपको कहा था, वो उसके जो अनुभव कैसे रहे कि आपने क्या क्या कार्य किया, वो छात्र आपस में भी बात करेंगे, अपने मेंटोर से भी बात करेंगे, उस खुशी को साझा करेंगे। तो ये है आपका आनंदम दिवस। तो आनंदम के तहत संचालित गतिविधियों के मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा। देखिए जो मापदंड है वो मैंने आपको बता दिया है कि 2 स्तर पर होगा, कि व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी जांच होगी और समूह स्तर पर भी इसकी जांच होगी। व्यक्तिगत स्तर और समूह स्तर दोनों को मिलाकर इसके कुल कितने अंक होंगे, 100 अंक होंगे। इसलिए विद्यार्थियों ये विषय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद भी है और इससे जुड़कर आप अपने जो अंक हैं उनको भी सुधार सकते हैं। श्रेणी सुधार में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब देखिए जो मैं आपके मन में प्रश्न खड़ा होता है कि अच्छे कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो अच्छे कार्य बहुत हैं जो आप कर सकते हो दैनिक डायरी के लिए।
क्या क्या है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। जैसे किसी स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, कार्यालयों की बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि जो उपयोग में नहीं है उनको क्या कर सकते हैं, हम बंद कर सकते हैं। इसी तरह कोई पानी का नल खुला हुआ हो, इसी तरह से इसको हम बंद कर सकते हैं, ये भी आपका अच्छा कार्य हो गया। इसी तरह किसी रिहायशी सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कचरे, टायर आदि को जलाने के लिए इसे हतोत्साहित करें कि उन्हें समझाएं कि भाई टायर जलाने से कार्बन फैलता है, और इस तरह से उन्हें आप समझाएंगे तो ये भी आपके लिए एक दैनिक कार्य हो गया है। इसी प्रकार किसी वृद्ध जन की मदद करना, कमजोर महिला, वृद्ध जनों के बैठने की जगह पर तथा बस और सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक स्थानों पर आप जाकर उन्हें समझाइए कि यहाँ गंदगी न फैलाएं, या फिर जैसे बसों में बैठते हैं तो बुजुर्गों को सीट दें, इस तरह की बातें आप यहाँ लिख सकते हैं आप अपनी डायरी में, आपने किसी की मदद की। किसी जानवर से क्रूरता करने को रोकना, ये भी एक अच्छा कार्य है। किसी जानवर को कोई पीट रहा है, आप उसे बता दीजिए कि ये जानवर है लेकिन इसमें भी आत्मा का निवास है, इसलिए आप इसे क्रूरता से मत मारिए। या फिर किसी सुनिश्चित करें कि कागज का दुरुपयोग रुके, यानी कागज के दोनों तरफ फोटोकॉपी करने को भी आप समझा सकते हैं कि एक अपन देखते हैं कि एक तरफ फोटो को कॉपी करके और उसको हम फेंक देते हैं, नहीं, उसे आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति, वृद्ध जन, दोस्त, रिश्तेदार से किसी को मिलाना या उसको फोन पर बातें करवा देना, ये भी एक अच्छा कार्य है। महिलाओं की छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकने में सहयोग करना, ये भी अच्छा कार्य है। पौधे लगाना, ये भी अच्छा कार्य है। पौधे को सींचना, ये भी अच्छा कार्य है। पड़ोसी, दोस्त की मदद के लिए समय निकालना, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ भोजन, पानी, दवा आदि साझा करना, कि जरूरतमंद है उसको दवा दो, भोजन दो तो आपको आशीष देगा। लोगों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोकना, और सभी से विशेष रूप से गरीबों से विनम्रता से बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं गरीबों से सब तू तड़ाके से या ऐसे गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें टोकते हैं, तो आप वहां जाइए और उनसे प्यार से बात करिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा आनंद मिलेगा। शब्द और संकेतों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों का सम्मान करना, आइए, वेलकम, जैसे हाथ जोड़ के उनको बुलाना है, तो ये इस तरह से आप उनका सम्मान कर सकते हैं। किसी बच्चे, महिला के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे पर बोली का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए वहां पर हम सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी खोए हुए पर्स या वॉलेट या दस्तावेजों को लौटा देना भी बहुत ही अच्छा कार्य माना जाता है। अपनी जगह अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लिफ्ट में या कतार में स्थान देना, कि भाई आप मेरे से पहले आ जाइए, मैं अपना काम बाद में कर लूँगा, ये भी एक अच्छा कार्य। तेज ध्वनि पर चलता हुआ संगीत और वृद्धजन व पड़ोसियों के लिए शांति कायम करने के लिए उस संगीत को बंद करवाना। लेकिन ऐसे में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें केवल अनुनय विनय करके उन लोगों को समझा देना है कि ज़्यादा तेज आवाज़ में वृद्धजन है या बीमार है, उनको तकलीफ होती है, इसलिए उसी हिसाब से आप इसको देखें, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से एक और बता दूं मैं, किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार देना जिसे आप नापसंद करते हैं, ये भी बहुत ही अनोखी पहल है। तो इस तरह से ये जो व्यक्तिगत जो गतिविधि है उसके लिए आप अच्छे कार्य बता सकते हैं। इसी प्रकार से जो समूह गतिविधि है उसमें भी आप बता सकते हैं। समूह गतिविधि में भी बहुत अच्छे जो विषय हैं उनको आप लेकर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपको हमने बता दिया कि क्या क्या बताया था। हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, वृक्षारोपण है, जो साक्षरता है, ये आप अपने प्रोजेक्ट में इनको ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे बिजली पानी के संरक्षण हेतु किसी स्थान को चिन्हित कर देना, कॉलोनी, ऑफिस, इसमें पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम या कोई अभियान ऐसा चलाना, कचरा के निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्षेत्र, कॉलोनी या कार्यालय को अपना लेना। यानी आपको किसी कॉलोनी में जाकर वहाँ की स्वच्छता, सफाई, बिजली, कचरा, इन सब चीज़ों में उनकी मदद करना है।
जिससे कि आपको खुद आनंद मिले कि हमने किसी की मदद की है। किसी घायल, बीमार या फिर जानवरों में गाय या फिर अन्य जो जख्मी जानवर है, इसकी देखभाल हेतु कोई योजना बना देना, ये भी एक समूह गतिविधि है। पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल उपकरण इत्यादि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंदों को वितरित करना। ये तो गांव में आपने देखा होगा कि जो नवयुवक मंडल है वो गांव के एक जगह पर, एक स्थान पर ये बोल देते हैं कि यहाँ पर आप अपने खराब थोड़े से पहने हुए कपड़े, जूते, मोजे जो भी है वो रख दीजिए, जिससे कि जरूरतमंद व्यक्ति तक हम उन्हें पहुंचा दें, क्योंकि आपके घर में तो ये जो सामग्री है वो अनावश्यक पड़ी हुई है। तो इस तरह की पहल भी हम कर सकते हैं। वृक्षारोपण एवं वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना, पेड़ों की अनधिकृत कटाई जो है उससे संबंधित कोई परियोजना बनाना, अस्पतालों के साथ समन्वय करके गरीब इलाकों के बच्चों, महिलाओं की चिकित्सा की जांच हेतु किसी शिविर का आयोजित करना। आपने देखा होगा विद्यार्थियों कि शिविर का आयोजन तो आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं होता ही रहता है, तो उस शिविर में आप भी जुड़े, जिससे कि आप जो उस कॉलोनी के या उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकें और आनंद की प्राप्ति कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारी अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं अपने एक अलग से दूसरी वीडियो में आप तक इसको साझा करूंगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो जाए, इसलिए मैं आज का जो वीडियो है आनंदम का जो वीडियो है वो आज मैं यही समाप्त करता हूँ। इसका जो अगला भाग है, जो समूह गतिविधियां और व्यक्तिगत गतिविधियों में आप और क्या क्या कर सकते हो, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।